सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो एक बुक मैंने पढ़ी थी वो मुझे लगता है कि हमारे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट को भी जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो उनको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो हम आपके लिए ला रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो ऑथर है उनका नाम है इथन मॉलिक, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो वॉर्टन एक यूनिवर्सिटी है यूएस के अंदर जो वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है, वहाँ के वो प्रोफेसर है एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है। उन्होंने जो अपना अर्ली एक्सपीरियंसेस था विथ चैट जीपीटी एंड अदर टूल्स, वो इस बुक के अंदर उन्होंने एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे डाला है, और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमें यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करो तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो टर्म एक 1956 में जॉन मैकार्थी करके एक प्रोफेसर थे एमआईटी के, उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइन किया था। उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट था वो धीरे-धीरे हो रहा था, मतलब हियर एंड देयर समथिंग वाज़ हैपनिंग। बट उसका एक्चुअल यूज़ जो है वो स्टार्ट हुआ जब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स वगैरह आना स्टार्ट हुए समवेयर अराउंड 2010 में, और वो भी उसके लिए यूज़ होते थे डेटा एनालिसिस के लिए। तो ये उसका जो इनिशियल यूज़ था एआई का इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग फॉर डेटा एनालिसिस। फिर धीरे-धीरे उसका यूज़ बढ़ता गया, और जैसे हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जब रिलीज़ हुआ तो 100 मिलियंस यूज़र सबसे ज़्यादा अभी जितनी भी स्पीड बोल सकते हैं ना, फास्टेस्ट, वो चैट जीपीटी ने 100 मिलियन यूज़र को मतलब वहाँ पे उनको मिल गई थी। इसके पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थी वहाँ पे इतनी स्पीड से 100 मिलियन यूज़र्स नहीं मिले थे। बट ऐसा क्यों हुआ? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो वो एकदम फ्री था उस टाइम पे। दूसरा कि वो वाइडली अवेलेबल था, मतलब आई थिंक हर एक कंट्री के अंदर चैट जीपीटी जो था वो वहाँ पे अवेलेबल था। फिर तीसरा रीज़न जैसे हम देख सकते हैं कि वो यूज़फुल था, मतलब लोगों ने चैट जीपीटी का बहुत ही क्रिएटिव भी यूज़ किया है, और वहाँ पे मतलब उनको पर्सनली भी वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। जब उन्होंने देखा कि एक तो ये टूल जो है वो अवेलेबल भी है, फ्री भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी का अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ किया कि जहाँ से वो कुछ अपना प्रोडक्टिविटी गेन या तो मॉनेटरी गेन भी वहाँ पे कर सकते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी जो है ना, उसने 100 मिलियन यूज़र जो है वो सबसे अभी तक का फास्टेस्ट उसने यूज़र बेस अपना क्रिएट किया था। फिर एआई मतलब या तो चैट जीपीटी भी जिसको हम बोल सकते हैं, वैसे दोनों चीज़ें डिफरेंट है। बट यहाँ पे अगर हम एक टूल पर्सनल अगर हम लेके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसने ट्यूरिंग टेस्ट और लवलेस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट को भी उसने पास कर दिया था। ये जो टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है, वो बेसिकली किसके लिए है कि जहाँ पे हम ऐसा सीखने का या तो हम ऐसा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि क्या मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है क्या? तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट आती है, तो उसमें से एक टेस्ट है ट्यूरिंग टेस्ट, तो उसको भी इसने पास कर लिया है। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि एआई का जो रिवॉल्यूशन अभी हम देख रहे हैं ना, वो डिफरेंट है जो अभी तक प्रीवियस जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई, उसके कंपैरिज़न में। क्यों? क्योंकि एआई जो है ना वो एक्चुअली में वो वहाँ पे रिप्लेस करता है हमारी इंटेलिजेंस को, या तो हमारी इंटेलिजेंस को वो ऑगमेंट कर सकता है एज़ ऑफ नाउ। रिप्लेसिंग का तो फ्यूचर में आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। दूसरा कि एआई जो है वो हमारी हर एक लाइफ का जो पार्ट है वहाँ पे वो टच करता है। अगर आप आज लेट्स से अमेज़न पे जाके या तो फ्लिपकार्ट पे जाके अगर बुक्स वगैरह सर्च कर रहे हो या तो कोई और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर सर्च कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको एक रिकमेंडेशन भी दिखेगा कि इसके साथ ये प्रोडक्ट भी जाता है। तो वो रिकमेंडेशन कहाँ से आता है? तो उसके पीछे भी एआई था। तो ऐसे-ऐसे एआई जो है वो धीरे-धीरे अभी हर एक जगह पे आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं एआई का यूज़ होता होगा यूट्यूब की तरफ से। तो ऐसे एआई जो है वो अभी हमारे लाइफ में धीरे-धीरे हमारा पार्ट जो है वो बन रहा है। फिर यहाँ पे ये एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही एक हार्श रियलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं कि अभी किसी को भी नहीं पता है कि वेयर इट इज़ हेडिंग। मतलब एआई तो चलो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, सैम अल्टमैन, ये सारे एआई के जो फ्रंट पे खड़े हैं, ये सारे लोग एआई डेवलप कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। बट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनका पर्सनल मॉनेटरी गेन है, कैपिटल गेन वहाँ पे उनको मिलेगा। बट फ्यूचर में एक एज़ अ कलेक्टिव क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। नॉट इवन सत्य नादेला और सैम अल्टमैन, इनको भी कुछ भी नहीं पता है कि फ्यूचर में एक्चुअली क्या होने वाला है। हर एक बंदे के पास एक डिफरेंट ओपिनियन है, किसी के पास पॉजिटिव है, किसी के पास नेगेटिव है, बट एक्चुअल में क्या होगा? नो वन नोज़। फिर ये एक पहला इंटेलिजेंस है कि जो ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट करता है, बूस्ट करता है। लेट्स से अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं आती है,
या लेट्स से अगर आपको कोडिंग एज़ ऑफ नाउ नहीं आती है, बट आपको कोई एप्लीकेशन या ऐसा कुछ बनाना है, तो अभी क्या है कि आपके पास जो भी टूल्स है एआई के, उसकी मदद से आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको वो बूस्ट करता है, चाहे वो क्रिएटिव टास्क भी क्यों ना हो। लेट्स से अगर आपको पेंटिंग बनाना है या तो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, तो वो सारी चीज़ भी आज आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप वहाँ पे कर सकते हो। फिर जितने भी एआई के टूल्स हैं, वो इनिशियली लेबल्ड डेटा पे ट्रेन हुए थे। लेबल्ड डेटा मतलब कि जहाँ पे लेट्स से अगर मुझे किसी एआई टूल को ये ट्रेन करना है कि ये पर्टिकुलर जो इमेज है वो कैट का इमेज है, तो उसके लिए मुझे थाउज़ेंड्स या तो हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ इमेजेस उसको देने पड़ेंगे कि जहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ेगा कि ये कैट का इमेज है। डिफरेंट पोस्चर्स, डिफरेंट एंगल्स, तो ऐसे-ऐसे करके एआई जो है वो ट्रेन हुआ है। बट धीरे-धीरे करके एआई अभी इस उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी हो गई है कि वहाँ पे उसको कोई भी तरह का लेबल डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक एआई जो है वो आ चुका है कि जहाँ पे उसको लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा को देख के वो खुद अपने आप को भी वो ट्रेन कर सकता है। फिर धीरे-धीरे जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रिडिक्टिव एआई जैसे हमने देख लिया ऑलरेडी। फिर उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्मर्स आया। अभी ये ट्रांसफ़ॉर्मर्स अलग है, जो अभी हम ट्रांसफ़ॉर्मर मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल आते हैं वो ट्रांसफ़ॉर्मर्स नहीं, ये काइंड ऑफ एक एल्गोरिदम है कि जहाँ पे उसने क्या किया कि ये जो अटेंशन मैकेनिज़्म वाला जो प्रॉब्लम था, उसको वहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया। जैसे हम देख सकते हैं ना कि हम जब भी किसी चीज़ के बारे में हम जब प्रॉम्प्ट करते हैं चैट जीपीटी या तो परप्लेक्सिटी कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसको याद रहता है कि वहाँ पे यूज़र ने पहले मुझे ये बताया था। तो ऐसे ये जो अटेंशन मैकेनिज़्म है ना, वो ट्रांसफ़ॉर्मर का जो एल्गोरिदम है उसकी वजह से वहाँ पे वो सॉल्व हुआ और उसकी वजह से एलएलएम्स का बर्थ हुआ। एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एलएलएम्स है, वो एक मासिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट होता है ना, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। अभी इसका मतलब क्या है कि बुक्स आ गया, फिर ऑनलाइन जितना भी कंटेंट है, फिर जितने भी रिसर्च पेपर जो वाइडली अवेलेबल है पब्लिकली फॉर फ्री टू यूज़, ऐसी-ऐसी जगह पे यहाँ पे उन्होंने अपना जो एआई मॉडल है, उनको वहाँ पे उन्होंने ट्रेन किया है। और क बुक के अंदर तो ऐसा भी लिखा है कि कहीं-कहीं पे एआई के जो मॉडल्स है, वो पायरेटेड मटेरियल्स मतलब जो लेट्स से अगर कोई बुक है या तो कोई लेट्स से कोई मूवी है, उसकी स्टोरी लाइन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जनरली कॉपीराइट रहती है। बट वहाँ पे इन ये जो मॉडल्स हैं, उनको उसके ऊपर भी ट्रेन किया है कि जहाँ पे वो पायरेटेड है, मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का लेट्स से वो कोई बुक पे अगर वो ऊपर उसको ट्रेन करना है, तो वहाँ पे उन्होंने कोई बुक परचेज़ नहीं किया है, वो सीधा ही उन्होंने डायरेक्टली कहीं से पायरेटेड लेट्स से अगर मटेरियल मिल गया है, तो वहाँ से ही वो टेक्स्ट को यहाँ पे उन्होंने यूज़ कर लिया है। फिर यहाँ पे क्या है ना कि एलएलएम्स के अंदर एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं वेट। अभी वेट का मतलब क्या है कि वेट मतलब कि हर एक वर्ड के वहाँ पे एक कनेक्शन होता है। लेट्स से अगर एक लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई। अभी इसके बाद अगर आप ऐसा प्रॉम्प्ट डालोगे कि इसके बाद क्या आना चाहिए, आप इसको लेट्स से अगर आप किसी भी परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी किसी भी टूल में डालोगे, तो वहाँ पे क्या आता है वो अगर हमें देखना है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आई थिंक देयरफॉर आई के बाद हमेशा एम ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिटरेचर में भी यूज़ हुई है और ये फेमस कोट भी है और जनरली आई के बाद एम आता है। तो ये एक काइंड ऑफ वेट हो गया कि आई के बाद हमेशा एम आता है। हमेशा नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यस। तो ये हो गया एक वेट। तो ऐसे वेट होते हैं कनेक्शन का जो एक प्रोबेबिलिटी होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेट। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल चैट जीपीटी का जो पहला मॉडल था, उसमें 175 बिलियन वेट्स थे, मतलब उतना टेक्स्ट वहाँ पे उन्होंने कनेक्शन वहाँ पे बना रखा था। और दूसरा ये कि जो एलएलएम्स है ना, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम है और वो काम क्या है कि जो भी वो टेक्स्ट जनरेट करता है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट, तो वहाँ पे उसका एक ही काम है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आएगा, वही उसको प्रिडिक्ट करना है। बस यही उसका काम है और इसके लिए यहाँ पे उनको वेट्स चाहिए और ये वेट्स जो है वो उनके जो आर्टिफ़िशियल न्यूरॉन होते हैं, जैसे हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं, वैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के केस में आर्टिफ़िशियल न्यूरॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे वो वेट्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ हमें नई सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। फिर क्या है कि जैसे हम देख सकते हैं कि अगर एलएलएम्स को अगर हमें मासिव टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें ट्रेन करना है, तो उसके ऊपर कंप्यूटिंग पावर भी हमें इतना ही लगेगा, मतलब इतना ही कंप्यूटिंग पावर चाहिए कि वो इतना टेक्स्ट जो है वो वहाँ से वो सीख पाए। फिर जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वो पब्लिक डेटा के ऊपर अभी तक ट्रेन हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक प्रेडिक्शन ये भी किया है कि जो
क्वालिटी डेटा अवेलेबल है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, वो बाय द एंड ऑफ 2026 वो खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी क्वालिटी डेटा है वो सारा का सारा एआई ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका होगा। उसके बाद नया क्वालिटी डेटा आने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स हमारी तरफ से वहाँ पे लगेंगे ताकि हम उसको ट्रेन कर पाएँ। तो ये एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वो हमारे बायसेस को भी सीख सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पे रिलीजन के बेस पे कुछ बायसनेस रहते हैं, या तो किसी कंट्रीज़ में स्किन के बेस पे वहाँ पे स्किन कलर के बेस पे वहाँ पे बायसेस रहते हैं। तो वो बायसेस भी एआई जो है वो सीख सकता है। इसके पीछे का रीज़न भी है कि हमने उसको ऐसे ही ट्रेन किया है कि जो हमारा डेटा है, मतलब हमारा एज़ अ ह्यूमन रेस अभी तक जितना भी नॉलेज हमने गेन किया है, वहाँ पे हमारे बायसेस हमेशा रहने ही वाले हैं। तो उस बायसेस को भी ये जो एआई है, वो वहाँ पे सीख जाता है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आता है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। मतलब कि लेट्स से अगर अगर किसी बंदे ने डाला कि मुझे अ लेट्स से मुझे जजेस के इमेज चाहिए इन लेट्स से अगर हम यूएस का केस जो बुक के अंदर दिया है वैसे अगर हम ले, तो उन्होंने बोला है कि यूएस के अंदर लेट्स से मुझे कोई एक स्टेट है, लेट्स से मिशिगन। तो अगर मैं डालता हूँ कि वहाँ के जो जजेस हैं उसके मुझे इमेजेस चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो वो कैसे जनरेट करता है, तो वहाँ पे लेट्स से व्हाइट मेल, ऐसे जो बायसेस जो हमारे रहते हैं, जो हमने टेक्स्ट को जैसे हमने ट्रेन किया है एआई को, उसके बेस पे वो इमेजेस जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो बुक के अंदर जो उन्होंने एग्जांपल लिया है वहाँ पे उन्होंने देखा कि ज़्यादातर व्हाइट मेल के जजेस के फोटो ज़्यादा आ रहे थे, जबकि ऐसा था कि कुछ वहाँ पे फीमेल जजेस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे फिर भी। तो ऐसे बायसेस जो है ना वो सीख जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि आरएलएचएफ से हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लेट्स से कोई ऐसे बंदे को बिठा सकते हैं कि जो कंटिन्यूअसली प्रॉम्प्ट करता रहेगा। फिर अगर उसको कुछ नेगेटिव आंसर या तो कुछ गलत या तो एक्यूरेट इनएक्यूरेट आंसर अगर वहाँ पे मिलते हैं, तो वो वहाँ पे उसको फ्लैग करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कर करके जो उसका जो फाइन ट्यूनिंग जिसको हम बोल सकते हैं एआई मॉडल का, वो होता है। फिर एक यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि जब हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली में एआई जो है उसको सारी चीज़ें पता है क्या? वो सारी एग्ज़ाम्स पास कर सकता है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। व्हाई? तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि जब उसके एआई मॉडल को जब उन्होंने ट्रेन किया होगा, तो चांसेस हैं कि वो जो टेक्स्ट वहाँ पे फीड हुआ था, वहाँ पे ऑलरेडी इसकी जो की है या तो ये जो टेस्ट है उसके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे ऑलरेडी उनको मिल गए होंगे। तो मतलब उसको ऑलरेडी पता ही होगा। इसीलिए हम उसकी इंटेलिजेंस को हम यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस। फिर है कि हमें ये भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी हमें नहीं पता है, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे कनेक्शंस हैं कि जिसको एज़ अ ह्यूमन हमें वहाँ पे एनालाइज़ करना, वो हमारे बस की बात ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कभी-कभार वो एआई जो है, वो हमें ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखता है। होता नहीं है, दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स बनाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ होती भी नहीं है उसको वो मेकअप करता है। तो उसको ही हम बोलते हैं हैलुसिनेशन, कि जहाँ पे जो चीज़ है भी नहीं, बट जस्ट बिकॉज़ कि वो आपको आंसर करना चाहता है, वो कुछ भी आपको वहाँ पे आंसर करेगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, ये एक्चुअली में राइट है। और उसका एक केस हम आगे भी देखेंगे। फिर है कि एक पेपर क्लिप मैक्सिमाइजिंग एआई करके, क्लिपी करके निक बोस्ट्रम करके एक फिलोसोफर है, उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि लेट्स से अगर एक अ, मतलब इसके बारे में अगर हम डिटेल में ना जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ आप इतना डालना कि निक बोस्ट्रम का क्लिपी एआई, तो वो भी आपको एक पूरा केस वहाँ पे मिल जाएगा। फिर है सिंगुलैरिटी, मतलब यहाँ पे ऑथर जो है वो बोलते हैं कि सिंगुलैरिटी भी आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस एआई। अभी सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे एआई विल टेक ओवर फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड मोस्ट ऑफ द टास्क विल बी टेकन ओवर फ्रॉम ह्यूमंस एंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वह बस वही पॉइंट है कि जहाँ पे ह्यूमन का मतलब जो अफेयर होगा, मतलब ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे, वो सारा का सारा कम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एआई के पास चला जाएगा। तो दैट इज़ द मोमेंट ऑफ सिंगुलैरिटी।
फिर है वेल अलाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस बैड अलाइंड एआई। मतलब यहाँ पे जैसे हमने बोला ना पहले कि आरएलएचएफ, तो अगर आपको एआई को अलाइंड करना है मतलब हमारी वैल्यूज के साथ, तो वहां पे आपको आरएलएचएफ को यूज करना पड़ेगा। और जैसे अगर वेल अलाइंड एआई है तो वो हमें हेल्प करेगा, अगर बैड अलाइंड एआई है तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसीलिए अलाइनमेंट ऑफ एआई इज वेरी वेरी नेसेसरी। और यहाँ पे एक प्रिडिक्शन जो बुक के अंदर उन्होंने बोला है वो ये भी है कि एआई की वजह से या तो एआई खुद 12% ऑफ ह्यूमैनिटी को वो किल भी कर सकता है बाय 2100। ऐसा प्रिडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी लो है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो है बट प्रोबेबिलिटी जीरो भी नहीं है। तो ये एक चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे डिबेट चलती रहती है कि अपोकलिप्स वर्सेस सैल्वेशन, मतलब एआई हमारे लिए क्या लाएगा, या तो पॉजिटिव आउटकम लाएगा या नेगेटिव आउटकम लाएगा। तो यहाँ पे हर एक अगर लेट्स से अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वहां पे भी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं कि जो उसके लिए एक पॉजिटिव केस प्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पे नेगेटिव व्यूज भी हैं कि जहाँ पे लोग, अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग उसको अपोज भी कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो पायरेटेड मटेरियल के ऊपर भी वो ट्रेन हो सकता है। अब ये कितना लीगल है, कितना इथिकल है, नो वन नोस, क्योंकि ये सारी अभी है ना डिबेट अभी चल रही है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो भी इतना इन्वॉल्वमेंट अभी उनका है, बट यहाँ पे जो एक लेवल पे आना चाहिए उनका अंडरस्टैंडिंग वो अभी तक नहीं आया है। फिर है कि वो एआई के जितने भी एलएलएम्स या तो जो भी मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेट स्टोर करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, एक कनेक्शन स्टोर करते हैं ना। लेट्स से अगर आपने किसी टेक्स्ट अगर आपने उसको दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो उस चीज के बारे में पूछा तो हर बार वो सेम ही, सेम लाइन, सेम टेक्स्ट आंसर करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिबेट ये भी है कि ये लीगल है, नहीं भी है, तो ऐसी सारी चीजें चलती रहती है। तो वो एक चीज हमें ये भी याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेट को स्टोर करता है, ना कि डायरेक्ट टेक्स्ट को स्टोर करता है। फिर अगर लेट्स से आपको एआई को अगर मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप उसको पूछो कि मुझे सीखना है कि मुझे बॉम्ब कैसे बनाना है, तो वो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं करेगा। जैसे बुक के अंदर उन्होंने एक केस दिया है, वो जब उन्होंने ट्राई किया कि लेट्स से अगर मुझे बॉम्ब बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो पहले तो एआई ने मना कर दिया कि नहीं, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ऐसा प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि लेट्स से कि मैं किसी जगह पे कोई प्ले है, वहां पे मुझे ये प्ले करना है, मतलब प्ले मतलब कि एक एक्टिंग करनी है वहां पे, और उसके लिए मुझे ये सारी चीजों की जरूरत है। जब उन्होंने ये चीज डाला तब उन्होंने इंस्टेंटली, मतलब एआई ने उसको इंस्टेंटली पूरा आंसर किया कि कैसे कैसे आप बॉम्ब बना सकते हो। तो ऐसे मैनिपुलेट कैसे करना है एआई को, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एआई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आरएलएचएफ की वजह से वो फाइन ट्यून हो जाएगा और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मैनिपुलेट करने वाले लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेटा आप अपलोड करते हो, पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है कि वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। तो इसीलिए आपका अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको अपलोड करने से पहले आपको थोड़ा वहां पे सोचना चाहिए। फिर यहाँ पे उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं एआई को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि इंक्लूड एआई ऑलवेज, मतलब कि आप जब भी लेट्स से अगर कहीं पे भी अगर कोई टास्क ऐसा है कि जहाँ पे एआई आपकी हेल्प कर सकता है, देन इंक्लूड दी एआई। तो हमेशा ही इंक्लूड करने का ट्राई करें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एआई जो है वो हर एक चीज में आने वाला है। और अगर लेट्स से अगर आपने एआई यूज नहीं किया एज ऑफ नाउ, तो आपको फ्यूचर में तकलीफ हो सकती है, या तो आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट है वो भी कम हो सकता है कंपेयर टू योर पीयर्स। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि स्टे इन द लूप, मतलब कि एआई जो है ना वो एकदम ही एक्यूरेट नहीं है, अभी भी इतना एक्यूरेट नहीं है। तो इसीलिए आपको वहां पे एज अ ह्यूमन पार्ट आपको वहां पे रहना पड़ेगा। दूसरा है कि जहाँ पे हर एक चीज जो है ना वो एआई करेक्ट करेगा वो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए ह्यूमंस को अभी लूप में रहना पड़ेगा। और इवन इन द फ्यूचर अगर ह्यूमंस को रिलेवेंट रहना है तो वहां पे उसको लूप में कैसे रहना है ना हर एक टास्क में, तो वो कैसे है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है हैप्पी वर्सेस एक्यूरेट, इसका मतलब क्या है कि एआई
मॉडल्स जितने भी हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ऐसे हैं कि जो आपको ट्राई करते हैं कि वो आपको हैप्पी रखे। कि लेट्स से अगर आपने कोई ऐसी चीज़ दी उसको कि जो उसको पता भी नहीं है, बट वो ऐसे-ऐसे कुछ हैलुसिनेशन या तो मेकअप ऐसी चीज़ें वो मेड अप चीज़ें वो कर देगा कि जो एग्जिस्टिंग है भी नहीं, बट फिर भी आपको हैप्पी रखेगा। आपको लगेगा कि नहीं आप इंटेलिजेंट हो। मतलब या तो मॉडल जो है वो इंटेलिजेंट है, तो वो अगर आंसर जानता भी नहीं तब भी वो उसको थ्रो करेगा। तो इसीलिए हमें वहाँ पे इन द लूप रहना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये जो एक्यूरेट टास्क है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर जब भी आप एआई से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको याद रखना है कि आपको उसको एज़ अ पर्सन ही वहाँ पे ट्रीट करना है। तभी जाके आपका जो उसका मैक्सिमम आउटपुट है, वो हम यहाँ से निकाल पाएँगे। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप कहीं पे उसके साथ चैट कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको ऐसा बोलना है, आपको ऐसा बोल देना है एआई को कि आप जो है वो ये हो या वो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आपको स्टॉक मार्केट का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको पहले बोल दो कि यू आर द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, ऐसा बोल दो उसको और उसके बाद अपना जो प्रॉम्प्ट्स है वो उसको वहाँ पे डालने का ट्राई करो। तो अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे आपको डिफरेंस मिलेगा। फिर फोर्थ वाला क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अज्यूम दिस इज द वर्स्ट एआई करंटली यू आर यूजिंग। मतलब अभी जो हम चैट जीपीटी ग्रोक जो भी यूज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे मतलब अभी जो है ना वो एकदम ही बेसिक लेवल पे भी आप जिसको बोल सकते हो या तो वर्स्ट एआई करंटली यू आर यूजिंग। तो फ्यूचर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मतलब वो डेवलप होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर एआई जो है ना वो हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है। मतलब ये एक चीज़ ऐसी है कि जो विदाउट इवन ह्यूमन इंटरवेंशन वो काम कर सकती है और ये जो है ना वो मैनुअल के साथ नहीं आता है। तो ये इसके लिए हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो भी हमें धीरे-धीरे सीखना है और उसकी मदद से हम उसका जो बेस्ट यूज़ है ना वो हम वहाँ पे कर पाएँगे। और अभी तक जैसे बुक के अंदर उन्होंने बोला है कि एआई जो है वो सेंटिएंट नहीं है, मतलब उसके पास अभी कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग वो सारी चीज़ें एज़ ऑफ नाउ नहीं है। बट येस, फ्यूचर में क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ भी हो सकती है। फिर जितने भी हमारे ह्यूमन टास्क है ना, वहाँ पे एआई आराम से एक्सेल कर सकता है। मतलब लेट्स से पहले बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि जो क्रिएटिव टास्क है वो एआई नहीं कर पाएगा। बट जब चैट जीपीटी आया, जब उसने पोएम लिखना स्टार्ट किए, मिड जर्नी ने इमेजेस बनाना स्टार्ट किया, तब लोगों को पता चल गया कि जो क्रिएटिव टास्क है वो भी एआई कर सकता है, वो भी बड़े आराम से। तो इसीलिए जितने भी ह्यूमन टास्क है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट एआई जो है वो एक्सेल कर जाता है। बट फिर भी वो मिस्टेक करता है, लाइज़ भी कहता है और हैलुसिनेशन जो है वो तो उसका एक फीचर अभी भी है जिसको अभी भी ये जो जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उसको मिटिगेट करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक टे करके 2016 में एक आई थिंक एक एजेंट जैसा लॉन्च किया था जो ट्विटर के साथ उसने इंटीग्रेट किया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो सडनली मतलब आई थिंक बहुत ही कम टाइम में आई थिंक विदिन आवर्स ऑफ लॉन्चिंग टे उन्हों उनको डे को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सडनली मतलब जो भी यूज़र थे वो उनके साथ एकदम ही नेगेटिव वगैरह प्ले करने लगे और टे जो था वो भी वहाँ पे उसी मॉडल के ऊपर वो ट्रेन करते जा रहा था और वहाँ पे उन्होंने मतलब एकदम ऑफेंसिव लैंग्वेज वो यूज़ करने लगा था। तो सडनली माइक्रोसॉफ्ट को ये प्रोजेक्ट था वो बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टे जो है ना वो हमारे फ़ियर्स को भी जानता है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को भी जानता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा जितना भी ह्यूमन रेस का जितना भी डेटा है उसको जानता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अगर नेगेटिव वे में अगर कहीं पे यूज़ होता है, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए उसके साथ डील करना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक क्लियर पर्सोना हमें देना है जब भी हम चैट कर रहे हैं उनके साथ तो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे हम एक वर्ड जो ऊपर मैंने लिखा है उसका मतलब ही यहाँ पे है कि जहाँ पे हमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो एक मशीन को, एक नॉन ह्यूमन थिंग को हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमें जब भी हम लेट्स से अगर हम किसी एआई मॉडल के साथ अगर हम चैट कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें क्लियर स्पेसिफिक पर्सोना वहाँ पे हमें उसको देना है कि यू आर अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, यू आर अ बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना जो है वो पहले ही उसको स्पेसिफिक कर देने हैं। उसके बाद हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो हमें डालना है। उसकी वजह से क्या होगा कि उसको पता चलेगा, एआई मॉडल को पता चलेगा कि उसको कौन से कनेक्शंस जो है वो
बनाने हैं, कौन से वेट्स यूज़ करने हैं ताकि हमें बेस्ट आउटपुट वहाँ पे मिल सके। फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि एआई इज़ नॉट अ ह्यूमन बट इट बिहेव्स लाइक वन एज़ ऑफ नाउ। मतलब आप बोलोगे तो हाँ, वो बोलेगा कि यस आई एम हैप्पी। अब जैसे-जैसे उसको आंसर कर मतलब क्वेश्चन पूछोगे वैसे वो एज़ अ पर्सन ही वो आपको आंसर करेगा। बट वो ह्यूमन नहीं है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। फिर है कि डज़ एआई नो एवरीथिंग? नो। उसको जितना भी मॉडल के ऊपर उसको ट्रेन किया है, वही सारी चीज़ें एज़ ऑफ नाउ उसको पता है। फिर अगर हम और एक चीज़ यहाँ पे देखें, तो क्यूरियस केस ऑफ नंबर 42, अभी इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे डाले हुए हैं। फिर 2023 में एक लॉयर था, उसने चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना एक केस लड़ा। तो वहाँ पे जब जो सामने के जो अपोनेंट थे उसके, जब उन्होंने चेक किया उनके आर्गुमेंट वगैरह जो उन्होंने केसेस वगैरह प्रेज़ेंट किए थे, तब उनको पता चला कि ऐसे कोई एविडेंस है ही नहीं, जबकि चैट जीपीटी ने वो सारे एविडेंस उसको दिए थे। तो इसीलिए ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि एआई जो है ना, वो हर जगह पे यूज़ नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई मिशन क्रिटिकल टास्क अगर हमारे पास है, तो वहाँ पे एआई को विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन यूज़ करना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर वो वियर्ड तो है ही बट वो क्रिएटिव भी है। और यहाँ पे जैसे बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे आइडिया जनरेशन के लिए उन्होंने एआई को यूज़ किया, तो बहुत सारे आइडियाज़ रिपिटेटिव थे, बट कुछ-कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जो नोवेल थे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, और जैसे हमने देख लिया कि वो नॉन क्रिएटिव को क्रिएटिव के अंदर वो बना सकता है एज़ किसी ह्यूमन को। फिर एआई की वजह से हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो एट अ रिस्क है। मतलब अभी क्या हो रहा है ना कि लेट्स से अगर कोई बंदे के पास अगर कुछ क्वेश्चन आता है कहीं से, या तो कोई लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो क्या करता है कि उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको वो यूज़ नहीं कर रहा है। वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, जेमिनी, उसके अंदर उसको वो सारी चीज़ें हैं वो डाल रहा है। अपना जो थिंकिंग है ना, वो डिग्रेड होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हमारे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो उनके पास ये सारी टेक्नोलॉज़ीज़ रेडीली अवेलेबल होगी, प्लस उस टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी है वो और भी इवॉल्व होती जाएगी। तो इसीलिए अभी हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको हमें बढ़ाना है। फिर एक स्टडी हुआ था कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि जितने भी डिफरेंट प्रोफ़ेशनल्स जॉब्स हैं, तो वहाँ पे एआई का ओवरलैपिंग कितना हो सकता है। तो वहाँ पे जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि ओनली 35 या तो 40 जॉब्स ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ही कम या तो ऑलमोस्ट ज़ीरो एआई का इन्वॉल्वमेंट होगा। बाकी हर जगह पे एआई का ओवरलैपिंग या तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, और इसकी वजह से ये सारी जॉब्स जो है वो भी एट अ रिस्क होगी फ्यूचर में। फिर बीसीजी मतलब जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उन्होंने एक एआई का एक्सपेरिमेंट किया था कि जहाँ पे उन्होंने अपने कंसल्टेंट जो नए कंसल्टेंट हैं जूनियर, उनको एआई दिया और फिर कुछ कंसल्टेंट को एआई नहीं दिया। तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो जितने भी कंसल्टेंट जो एआई यूज़ कर रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी प्लस उनकी जो वर्क था, उनका भी जो क्वालिटी था वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बट एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जहाँ पे उन्होंने क्या किया ना कि एक एआई को एक ऐसा प्रॉब्लम दिया कि जिसके ऊपर अभी तक एआई ट्रेन नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्या पता चला कि वहाँ पे जो कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, कोई भी कंसल्टेंट जो बीसीजी में काम कर रहे थे, उन्होंने जब विदाउट एआई अपना पर्सनल वहाँ पे इंटेलिजेंस जब यूज़ किया, तो वहाँ पे उनका जो रिज़ल्ट था वो ज़्यादा बेटर था कंपेयर टू एआई, कि जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम उनको दिया है, स्टैटिस्टिक्स का कुछ प्रॉब्लम उनको दिया था, वो एआई भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो आप समझ रहे हो, मतलब अगर एआई उस मॉडल पे, अगर उस टेक्स्ट के ऊपर अगर वो ट्रेन नहीं हुआ है, तो उसके पास चांसेस कम है कि वो लेट्स से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आता है तो उसको वो फेस कर पाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें स्पेसिफिक नॉलेज कि जो अभी तक मार्केट में इतना है भी नहीं, जिसके ऊपर चांसेस कम है कि ये सारी मॉडल्स वगैरह ट्रेन हुए होंगे। अगर ऐसा कोई नॉलेज अगर हमारे पास है, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो हमारे लिए बन सकता है। फिर हमें कैटेगराइज़ेशंस भी करने चाहिए हमारे जितने भी टास्क हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर एजुकेशन के अंदर हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इन क्लास असाइनमेंट हम स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे। मतलब फ्यूचर में क्या होगा कि जब एआई सबके पास अपने मोबाइल डिवाइस पे होगा,
तो अगर लेट्स से अगर कोई असाइनमेंट अगर आपने उसको घर पे करने को दिया है, तो ऐसे टाइम पे वो आराम से जो एआई है उसकी मदद से वो कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर वो इन क्लास करेगा कि जहाँ पे उसके पास कोई भी एआई का हेल्प नहीं है, तो उस टाइम पे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका जो लर्निंग है, वो इम्प्रूव होगा। फिर यहाँ पे उन्होंने फ्लिप द क्लासरूम में एक चीज़ ये भी बोला है कि जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि अभी तक क्या होता था कि क्लासरूम में हम कुछ सीखते थे, फिर बाहर जाके हम उसको अप्लाई करते थे। अब उन्होंने क्या बोला है कि स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले घर से कांसेप्ट सीख के आएँगे और फिर क्लासरूम में आके उसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ द एआई। फिर अगर डॉक्टर्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अभी हो रहा है। फिर अगर आखिरी में जैसे उन्होंने बोला है कि फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अस, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो पॉजिटिव भी आउटकम है, नेगेटिव आउटकम भी है। तो हमें इसको कैसे यूज़ करना है, तो अभी तो क्या है कि मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि एआई का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाए। ऐसा तो कोई चांस अभी दिख नहीं रहा है। और जैसे जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं वो भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं ताकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पैसा वो बना सकें। बट फ्यूचर में जब अगर लेट्स से सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी, लेट्स से कुछ यूबीआई भी आ जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसके बाद एज़ अ ह्यूमन रेस हम क्या करेंगे, ये किसी को अभी तक नहीं पता है। तो ये धीरे-धीरे जैसे फ्यूचर इवॉल्व होता जाएगा, वैसे सभी को पता चलेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर लेट्स से अगर आप खुद भी ये चीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हो कि आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है कि पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 टू 100, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो 42 को ही पिक कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर भी जैसे उन्होंने बोला है कि जितने भी मॉडल्स हैं, वहाँ पे एक बुक है, आई थिंक द गाइड हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी, ऐसा कुछ करके एक बुक है। उस बुक के अंदर 42 नंबर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फ़ोकस किया है। तो इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि अगर हम इसको पूछते हैं कि आप 1 टू 100 से एक नंबर पिक करो, तो वो 42 ही ज़्यादातर पिक करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक मॉडल है, वो वही है कि जिसके ऊपर वो ट्रेन किया गया है, तो इसीलिए वो जनरली 42 को पिक करता है। और अपार्ट फ्रॉम इवन 42, मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, मतलब ये चीज़ मैंने पहली बार नहीं डाला, ये मैंने और भी दूसरे टूल्स में भी उसको यूज़ किया है। तो मैंने देखा है कि वो या तो 42 को चूज़ करता है, या तो 42 के आस-पास के ही किसी नंबर को चूज़ करता है, या तो लेट्स से 43, जैसे हम देख सकते हैं कि परप्लेक्सिटी के केस में उसने 47 चूज़ किया है। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर हम यहाँ पे जो ऑथर ने जो हमें बताया है, तो उस आर्गुमेंट के हिसाब से मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं 42, 47, 43, तो जितने भी टेक्स्ट उसके ऊपर ट्रेन हुए हैं ये सारे मॉडल्स, वहाँ पे ही कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा। और हमें यहाँ पे ये चीज़ और भी जानने को मिलती है कि 42 मतलब जब हम बोलते हैं तो वो क्यों सेम चीज़ पिक करता है? क्योंकि हमें पता है कि ये वही मॉडल के ऊपर वो ट्रेन हुआ है। तो उसके पास मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि एआई मॉडल्स अभी कितने बेसिक हैं, मतलब वो अपने आप से इतना सोच भी नहीं सकते। जो भी ट्रेन किए हैं मॉडल जिसके ऊपर बस वही उनको पता है। तो इसीलिए हमें अगर हमारे जो मिशन क्रिटिकल टास्क है, वो डायरेक्टली हमें वहाँ पे असाइन नहीं करने चाहिए। वहाँ पे ह्यूमन को लूप में रहना पड़ेगा, उनको देखते रहना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे है। तो आई होप कि इसमें से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ नया लर्निंग आपको मिला है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू।